नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही है कि दुनिया में कोई भी चीज़ होती है तो उसके दो पहलू होते हैं ना। एक सकारात्मक होता है तो दूसरा नकारात्मक होता है। ठीक ऐसा ही आजकल फैली हुई जो कोविड-19 से उत्पन्न वैश्विक महामारी है उसके संदर्भ में भी कहा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ पूरी मानव जाति के समक्ष एक भीषण चुनौती के रूप में प्रस्तुत हुई है, तो दूसरी तरफ इसी महामारी से जिस प्रकार का एक नया वातावरण बना है, नया माहौल बना है, उसी में से कुछ अवसरों की राहें भी सामने आ रही हैं और उन्हीं के आधार पर ये संभावनाएं तलाशी जा रही हैं कि भविष्य का जो जीवन है ना, या जो दैनिक दिनचर्या है ना, या जो सारे जो क्षेत्र हैं सामाजिक जनजीवन के और व्यक्तिगत जनजीवन के, उनकी क्या दिशा होगी। तो आइए आज हम लोग इस नए और महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करते हैं, कोरोना संकट से उत्पन्न चुनौतियां एवं अवसर। यहाँ ध्यान रखना है आपको कि न केवल इंटरव्यूज़ के लिए बल्कि निबंध के दृष्टिकोण से भी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि इस पर बहुत सी चर्चा हो रही है, लेकिन जो हम बातें आपसे करेंगे वो काफ़ी तथ्यात्मक और जैसा कि हमेशा ज्ञान गुरु के चैनल में होता है कि प्रमाणिक होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो आंका गया है कि इस वैश्विक महामारी के चलते 6 महीने के अंदर दुनिया भर के जो अलग अलग इलाकों में लॉकडाउन हुए उन सबको मिला करके ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन डॉलर की हानि की संभावना है। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी हानि ना, जिसका स्वाभाविक परिणाम जो इकोनॉमिक स्लोडाउन या जिसे हम कह सकते हैं कि आर्थिक सुस्ती या मंदी की तरफ पड़ेगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि आर्थिक मंदियाँ पहले भी आती रही हैं, लेकिन पहले की मंदियों से ये जो मंदी है इस अर्थ में भिन्न है क्योंकि इसमें पहली बार ऐसा हो रहा है जहाँ मनुष्य की जो उत्पादकता है उसमें कमी आने के कारण ये मंदी हमारे सामने है। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि जो गिरती उत्पादकता है मनुष्य की इसके कारण से है, और यही बात है क्योंकि ये एक संक्रामक बीमारी है। इसकी आशंका से ग्रस्त होकर के और जिस प्रकार से इसका एक कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर इसको लेकर के जो चेतना जगी है, उससे जो एक महत्वपूर्ण चीज़ सामने आई है और जो लगातार बनी रहेगी अगर इसको ठीक करने के लिए कुछ वैक्सीनेशन वगैरह की जो खोजें हो जाती हैं उसके बाद भी, तो वो है फिजिकल डिस्टेंसिंग। और ये फिजिकल डिस्टेंसिंग ऑनलाइन सेवाएं या जिसे हम किसी भी फील्ड में जो ऑनलाइन सेवाएं हैं उनको ये प्रमोट करेगी, है ना। जैसे कि किसी तरह का अगर जॉब है तो वो भी वर्क फ्रॉम होम के रूप में सामने आएगा, जो आ भी रहा है ना। तो इन सभी चीज़ों का जो प्रभाव है वो किस तरह से हमारी इकोनॉमी पर पड़ सकता है ना, किस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य पर। तो यूँ तो पूरा का पूरा जनजीवन, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन दोनों प्रभावित होना है, लेकिन खासतौर से हम लोग इस 3 मुद्दे पर ही बात करेंगे, जिसमें सबसे बड़ा पक्ष हमारा रहेगा इकोनॉमी का, उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि हमको इसकी जो संभावनाएं हैं, है ना, उनकी तलाश किस आधार पर करनी होगी। इस आधार पर करनी होगी कि अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग बनी रही, ऑनलाइन सेवाएं जारी रहीं, सारे जो किसी प्रकार की खरीद फरोख्त से लगा करके, किसी प्रकार की खरीद बिक्री से लगा करके उसके भुगतान या जो भी अन्य सेवाएं हैं उन सब को लेकर के अगर सारी चीज़ें जो हैं वो साइबर जो चैनल है इसके माध्यम से अगर होता रहा ना, तो उसका जो प्रभाव है वो किस तरह से बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस डिस्टेंसिंग से या ऑनलाइन सेवाओं के प्रभाव स्वरूप आएगी वो होगा कि लोगों का आपस में
न केवल मेल जोल कम होगा बल्कि जो परिवहन यातायात है इसमें भी भीषण कमी आएगी, इसमें बहुत बड़ी कमी आएगी। ठीक है, तो जैसा कि एक आंकड़े हैं भारत सरकार के, जिसके आधार पर पता चलता है कि हम प्रत्येक वर्ष लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोलियम या गैस का आयात करते हैं। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार का जो आयात है ये प्रदूषण की दृष्टिकोण से भी ना बहुत बड़ा एक नुकसानदायक पहलू है। तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार का जो ये आयात है इसके आयात बिल में कमी आएगी, आई है, आ रही है। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि इसके आयात बिल में कमी आएगी। अब इसके आयात बिल में कमी आने से क्या सामने होगा इसका प्रभाव, और इस बची हुई जो धनराशि है उसका हम क्या कर सकते हैं, इस पहलू पर विचार करें। तो ध्यान रखना है आपको कि इस प्रकार का जो इतने बड़े पैमाने पर हम जो जीवाश्मी ईंधनों का प्रयोग करते हैं उसका प्रभाव रहा है कि ग्रीन पीस की एक रिपोर्ट के अनुसार 11 लाख करोड़ रुपए की वायु प्रदूषण से हानि होती है। ठीक है, भारत में ही 1.5 लाख लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में जाती है। तो जब इस प्रकार का परिवहन यातायात सीमित होगा तो स्वाभाविक है कि इस सीमित परिवहन यातायात के परिणाम स्वरूप, जैसा कि हुआ भी है, कि वायु प्रदूषण में कमी आएगी और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। ये एक बहुत ही उजला पक्ष है इसका। ठीक है, और जो भी इस प्रकार के आयात बिल में कमी आने का प्रभाव हमारे पास अतिरिक्त पैसे के रूप में आएगा, अतिरिक्त धनराशि के रूप में आएगा, उसे हम नए नए प्रकार के उद्यमों में निवेश कर सकते हैं और उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं। इस प्रकार के जो नए उद्यम हैं वो किस प्रकार के उद्यम होंगे, जैसे स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित, वैकल्पिक ईंधनों को खोजने और उसको निर्मित करने से संबंधित, नए नए सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से संबंधित, उनको विकसित करने से संबंधित, ये सब चीज़ें ऐसी नई आने वाली हैं जिनकी तरफ पहले ध्यान कम था, या जो एक तरह से कह सकते हैं कि वो हाशिए पर थी, वो सब मुख्य धारा में आ जाएंगी। ठीक है ना। इसी तरह से एक जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा कि जिस वक्त भारत में बड़े लेवल पर लॉकडाउन चल रहा था उसमें एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई थी, वो थी प्रवासी मजदूरों की। कारण क्या है? कारण बड़ा सीधा सा कि अगर हम पूरे भारत की जीडीपी को देखें, पूरे भारत के विकास को देखें, आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं हम, तो अगर उसको हम देखें तो वो 5-6 राज्यों के कुल 8-10 शहरों तक सीमित रह गया है। और पूरे देश से जो लोग हैं वो रोजगार के लालच में या रोजगार के प्रयोजन से इन्हीं जिलों में, इन्हीं प्रदेशों में जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि ये एक प्रकार से जो अंतर क्षेत्रीय और अंतर वैयक्तिक, इंटर रीजनल और इंटरपर्सनल जो डिस्पैरिटी आई है हमारे पूरे विकास में, है ना, इसका एक निदान बड़ा स्वाभाविक रूप से मिल रहा है। वो ये कि अगर इस वक्त जब ये सारे प्रवासी मजदूर वापस लौट के आए हैं, किसी भी तरह से आए हैं, यद्यपि उससे बहुत महामारी की चुनौती भी बढ़ी है, उससे इसका जो संक्रमण है वो कह सकते हैं कि सामाजिक संक्रमण के बिल्कुल छोर तक पहुंच गया है, तो उस लेवल को ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि अब अगर हम इसको स्थानीय लेवल पर उपलब्ध कराएं रोज़गार, तो ये कैसे संभव है? ये संभव है उत्पादन के विकेंद्रीकरण के माध्यम से। तो उत्पादन का विकेंद्रीकरण, जिसके लिए आप आत्मनिर्भर भारत अभियान जो चलाया गया, जिसमें कि वो कहा गया कि वोकल फॉर लोकल, है ना, तो अगर हम लोकल लेवल पर इस प्रकार की जो रोजगार के अवसर हैं ये उपलब्ध कराएं, तो ये जो शहर की तरफ का पलायन है ये निसंदेह रुकेगा। और इससे जो शहरी समस्याएं होती हैं, जो ग्रामीण रोजगार है, ग्रामीण विकास है, वो तो संभव होगा ही। सबसे बड़ी बात यह है कि यही लोग जब इस प्रकार के शहरों में जाते हैं तो उनके रहने की जो स्थिति होती है वो अच्छी नहीं होती ना। वो वहाँ पर पहुँच करके स्लम्स बना देते हैं, वो अपने लिए भी परेशानी पैदा करते हैं और साथ में उन शहरियों के लिए, जो उस शहर में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए भी बहुत मुश्किलें आती हैं, है ना। चाहे बिजली की सप्लाई हो, चाहे वो पेयजल की आपूर्ति हो, है ना, या किसी प्रकार की लोकल लेवल पर फैलने वाली महामारियां हों, है ना, बीमारियां हों, तो इन सब चीज़ों पर अगर ध्यान रखें तो जो शहरीकरण की समस्याएं हैं उनका भी निदान होगा, ग्रामीण रोजगार का भी संभव हो जाएगा, और साथ ही साथ हमको क्षेत्रीय स्तर पर
जो ग्रामीण स्तर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट है वो भी हमको देखने को मिल सकता है। इससे जो विकास की जो धारा है वो बराबर से प्रवाहित हो सकती है, ठीक है ना। तो स्वाभाविक है कि ये एक बड़ा अवसर है जब हम इस प्रकार के शहरों की ओर का जो पलायन है ना, उसको हम रोकें, जिसको हम जानते हैं कि नौ जनसंख्या विस्फोट, नियो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के रूप में ये एक चुनौती रही है। ये इसको हम इस वक्त दुरुस्त कर सकते हैं, जो हमारी एक बड़ी समस्या के रूप में चली आ रही थी। अब यही कारण है कि इस प्रकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत, जैसे कि डॉक्टर कलाम का पूरा जो आइडिया था, विचारधारा थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि जो शहरी सुविधाएं हैं वो ग्रामीण स्तर पर भी उपलब्ध कराई जाएं। गांधी जी का जो स्वावलंबी गांव का सपना था, ये सब साकार करने का इस वक्त मौका है। इस तरह की संभावनाएं सामने आ रही हैं। अब हम इसके दूसरे पहलू पर जाते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में है। शिक्षा के तो पूरे कह सकते हैं ना कि उसके एंटायर जो संरचना, उसकी पूरी जो संरचना है उसको बदलने का समय है ये। न केवल शिक्षा के पाठ्यक्रम बल्कि जो शिक्षण पद्धति है, जो परीक्षा प्रणाली है, उन सब में परिवर्तन की संभावना दिखाई पड़ रही है और वो निश्चित रूप से अग्रगामी है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा का पाठ्यक्रम। शिक्षा के पाठ्यक्रम में ना अब हम जो पर्यावरण से संबंधित जागरूकता है, प्रदूषण से संबंधित जागरूकता है, योग, आयुर्वेद है ना, जो हमें कह सकते हैं कि जो प्रिवेंटिव मेथोडोलॉजी रही है अपने आप को दुरुस्त रखने की, है ना, इनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। अपनी जो दिनचर्या है उसको किस तरह से नियमित करें, इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो अध्याय हैं, इस प्रकार के जो कह सकते हैं कि जो विषय बिंदु हैं, इनको हमको पाठ्यक्रम में शामिल करना होगा, है ना। तो नए पाठ्यक्रम में हम कोशिश करें समझाने की कि स्वच्छता का क्या महत्व है ना, योग का क्या महत्व है, हमें स्वास्थ्य का क्या महत्व है, हमें तो ये चीज़ अगर बचपन से ही ये चीज़ डाली जाएगी तो निश्चित रूप से शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार करके ये एक जागरूकता लाई जा सकती है और जो एक लंबे समय तक हमारे पूरे जीवन को और ज़्यादा सभ्यता की तरफ बढ़ा सकती है। दूसरी बात, जहाँ तक शिक्षण पद्धति की बात है, तो स्वाभाविक है कि जो ऑनलाइन शिक्षण पद्धति है इसको प्रोत्साहन मिलना ही है, मिल भी रहा है और सबसे महत्वपूर्ण कि इसका प्रचार प्रसार और बढ़ना है इसको, और ये बढ़ना भी चाहिए ना, क्योंकि यही वो चीज़ है जिससे कि हम बाहर निकलने से बच सकते हैं। बाहर निकलने का मतलब वायु प्रदूषण, जीवाश्मी ईंधनों की खपत, सड़क दुर्घटनाएं, ठीक है, उन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं। समय की भी बर्बादी होती है, तो इन सभी चीज़ों को हम बचा करके अपनी शिक्षण पद्धति को ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक रही परीक्षा प्रणाली, तो परीक्षा प्रणाली अभी तक जो रही है वो खासतौर से तथ्यात्मक परीक्षण की रहती है, क्योंकि शिक्षा मूल रूप से तथ्यात्मक ही रही है अभी तक, वो पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से भी और परीक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण से भी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होता है कि जो वो वास्तव में जो शिक्षा है वो हमें जानकारी भी देती है और साथ में हमारे अंदर एक विशेष प्रकार का जो परसेप्शन है, एक विशेष प्रकार की जो कह सकते हैं कि एक अवधारणा है, उसका जो विकास है वो भी करती है, ठीक है। तो ये केवल तथ्यात्मक जानकारी ही नहीं होती शिक्षा, बल्कि एक कह सकते हैं कि ज्ञान भी होती है शिक्षा। लेकिन जो पाठ्यक्रम रहे हैं और जिस प्रकार की परीक्षा प्रणाली रही है वो जानकारी पर ही ज़्यादा केंद्रित रही है ना। इसी कारण से हमारे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा सैद्धांतिक जो शिक्षण है वही मिलता है, जिसको देखो वो बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए है, लेकिन वास्तव में उसके पास जो व्यवहारिक नॉलेज है, प्रायोगिक नॉलेज है, व्यावसायिक नॉलेज है, वो नहीं है उसके पास। उसके अंदर वो परसेप्शन नहीं आ पाता है, उसके अंदर वो एक प्रकार की जो कह सकते हैं कि जो एक थॉट बनता है वो नहीं आता, जो उसके संस्कार बनने चाहिए, जिस तरह से उसके जीवन जीने की एक दृष्टि पैदा होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं हो पाती। तो निश्चित रूप से हम इस दौरान अपनी परीक्षा प्रणाली के अंदर भी ऐसा परिवर्तन कर सकते हैं जिसमें कि हम जो नवोन्मेषी परीक्षा प्रणाली है ना, उसको हम शामिल करें और साथ ही साथ इसमें जो प्रयोगात्मक परीक्षाएँ हैं उन पर ज़्यादा बल दें, क्योंकि इसके माध्यम से जो तथ्यात्मक जानकारी है उसकी तुलना में जो ज्ञान का भाग है ना, जो वास्तव में इग्नोरेंस को दूर करता है, जो हमारे अंदर अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है, उसकी जागृति होगी। फाइनली जब हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जाते हैं तो ध्यान रखना होगा आपको कि स्वास्थ्य का जो ज़्यादातर अभी तक स्वरूप रहा है भारत में वो प्रिवेंटिव कम रहा है, क्यूरेटिव ज़्यादा रहा है, उपचारात्मक रहा है ना। उसमें निवारण के जो तत्व हैं उनका समावेश बहुत कम रहा है। लेकिन इस बीमारी के कारण
अब हम स्वास्थ्य का संरचना को ना उपचारात्मक से अधिक जो निवारणात्मक है, यानी उसको क्यूरेटिव से अधिक प्रिवेंटिव लेवल पर ज़्यादा हम उसको प्रसारित कर सकते हैं। इसके लिए जैसा हमने अभी पहले आपको बोला कि जो भी हमारे पास योग है, आयुर्वेद है, जो परंपरागत ये प्राचीन स्वास्थ्य पद्धतियाँ हैं, जैसे यूनानी, होम्योपैथी है ना, या सबसे महत्वपूर्ण अपने आप को ठीक रखने के लिए जो हमारे पास एक्सरसाइज करने का एक विकल्प होता है ना, खाने पीने का जो तौर तरीका है, खाने पीने का समय है, सोने का समय है, इन सब चीज़ों को नियमित यानी नियमित दिनचर्या पर ज़्यादा बल दिया जा सकता है ना, इस चीज़ को प्रसारित किया जाए। और साथ में जो वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कह सकते हैं कि आपका जो स्वास्थ्य से संबंधित जितना भी आधार संरचना है, उसका जो विस्तार है, उसका प्रसार है, वो स्वाभाविक रूप से इस दौरान हुआ है और उसी को हमें और आगे मेंटेन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ कुछ ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस फील्ड में जो कि भले ही प्रथम दृष्टया अनुत्पादक होते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एक नई पद्धति जिसमें सब कुछ मिला करके, जिसके लिए हमारे पास आयुष मंत्रालय है ना, उस प्रकार की सभी चीज़ों को मिला करके और एक ऐसी स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें मिसाल पेश करनी होगी जिसका जो पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बन जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको संक्षेप में बताया कि किस तरह से कोरोना से उत्पन्न जो चुनौतियां हैं उनमें हमारे पास संभावनाएं उत्पन्न की हैं। वो संभावनाएं आर्थिक क्षेत्र में भी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हैं। इन सारी बातों को अगर आप आत्मसात करेंगे तो इसको लेकर के आप बहुत अच्छा निबंध लिख सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात की जो भी बातें आपको इस दौरान सोचनी हैं, क्योंकि आगे के जीवन में इन्हीं के आधार पर परिवर्तन आने वाला है, उस पर आप बहुत अच्छी अपनी जो पकड़ है वो बना सकते हैं। तो जैसा जानते हैं आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है, समझना है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुँचा करके हमारे अपने साथ को लगातार बनाए रखना है। थैंक यू।